हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में कवर करेंगे बेस्ट 25 एमसीक्यू ऑफ क्लास 10 साइंस। उससे पहले आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे हम जो है वन शॉट अपलोड कर रहे हैं। अब तक हम ये 3 वन शॉट अपलोड कर चुके हैं जो कि बेस्ट वन शॉट है। आप इसको देख के किसी भी चैप्टर के बारे में बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इस एमसीक्यू वीडियो वाले को अटेम्प्ट करेंगे तो आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप इन वीडियोज़ को देखना और फिर इन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये बेस्ट कॉन्टेंट है। आई कैन गारंटी यू कि इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद इस वीडियो को देखें अगर आपने वो देख रखी है। अगर आपको पहले से चैप्टर आता है तो और भी अच्छी बात है, आप जब भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 3 एक्वस सॉल्यूशन दे रखे हैं ABC। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन 3 है। जो ए वाला है, ए का नाम क्या है? ए आपका पोटेशियम नाइट्रेट है, बी जो है आपका अमोनियम क्लोराइड है और सी जो है आपका सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो देखो पीएच वैल्यू जो होती है बेस की सबसे ज़्यादा होती है, बेस की सबसे ज़्यादा होती है। तो सोडियम कार्बोनेट जो हमारा वो क्या है? एक बेस है। एक बेस है यानी इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो सी ऑप्शन लास्ट में किस किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। इसका मतलब या ए या फिर डी दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी एक हमारा बेस होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। इसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला Na2CO3। अब बात करते हैं देखो अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4Cl होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? NH4Cl। ठीक है, अगर आप ध्यान से चीज़ को नोटिस करें कि अगर इसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्योंकि यहाँ पे H4 है यानी कि ये बहुत सारे H+ आयंस को रिलीज कर सकता है। ठीक है, और ये हमारा एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक, क्योंकि ये वाटर के अंदर डालने पे बहुत सारे H+ आयंस को रिलीज करता है। तो ये हमारा एसिडिक है और एसिडिक की वैल्यू जो पीएच की होती है सबसे कम होती है। यानी कि इसका आंसर डी होना चाहिए, बी उससे ज़्यादा ए और उससे ज़्यादा सी। अच्छा, ए हमारा क्या था यहाँ पे? पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3। KNO3 होता है। ठीक है, अब KNO3 जो बनता है हमारा, ठीक, KNO3 जो बनता है वो हमारा एक नाइट्रिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बनता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, देखो यूरेथ्रा नहीं हो सकता, न्यूरॉन भी नहीं हो सकता, यूरिनरी ब्लीडर भी नहीं हो सकता। इसका सही आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, वेस्ट को रिमूव करती है। ठीक है, यूरिन से। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहे हैं एक मेटल M है। ठीक है, एक मेटल है जो कि डिस्प्लेस करता है आयरन को। ठीक है, फेरस सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से। तो फेरस सल्फेट का एक सॉल्यूशन है जिसमें आयरन ऑलरेडी। ठीक है, ऑफ कोर्स फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है तो आयरन ही होगा उसके अंदर। तो जब एक मेटल है, जब हम उसको डालते हैं तो वो आयरन को डिस्प्लेस कर देता है उसकी जगह से, यानी हटा देता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता और उसके अंदर हम इस मेटल को डालते M को, तो वहाँ पे वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो आपको वो मेटल एक्स बताना है, कौन सा मेटल एक्स है। ऑप्शन तो दे रखे हैं मैग्नीशियम, कॉपर, लेड, जिंक। मुझे पता है इसका आंसर जिंक होना चाहिए। जिंक क्यों? उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि जो आपका जो जिंक जो होता है, जो जिंक होता है वो Fe से क्या होता है? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो Fe को हटा के उसकी जगह ले सकता है। ठीक है, लेकिन जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम वो और भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जिंक उससे कम रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक एल्यूमिनियम को हटा नहीं सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक पीस ऑफ वायर लिया हमने R। ठीक है, उसको कट किया लेंथ वाइज। लेंथ वाइज उसको 3 आइडेंटिकल पार्ट के अंदर कट कर दिया। आइडेंटिकल मतलब वो सेम सेम पार्ट्स हैं। ठीक है, और फिर उसको पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया गया है। तो अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, यानी जो पैरेलल में जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया उसके बाद आंसर कितना था? R डैश आता है। तो आपको R/R डैश का रेशियो बताना है, सही आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो रेशियो बोला नहीं, फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है, हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे। तो हमसे कह रहा है R है हमारा। ठीक है, तो R जो वायर है हमने उसको रेजिस्टेंस R जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो R को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने क्या क्या दिया है? R डैश दिया है। क्या नाम दिया? R डैश। R डैश है। और क्योंकि पैरेलल करंट किया तो क्या मैं कह सकता हूँ 1/R डैश। 1/R डैश कह सकता हूँ उसको, 1/R डैश। और क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 1/R डैश ये कैसा होगा मेरा? 1/R1, क्योंकि 3 पार्ट में किया है तो मैं 1/R1 कह सकता हूँ। ठीक है, प्लस प्लस में क्या कर सकता हूँ? 1/R2 कर सकता हूँ। 1/R2 हो जाएगा मेरा। और सिमिलरली प्लस में 1/R3 भी कर सकता हूँ। प्लस में 1/R3 कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे कि R1, R2, R3 तीनों की तीनों हमारी बराबर है।
R1 R2 R3 बराबर है, बराबर इन द सेंस क्या है, वो R/3 है। ये क्या है, R/3 है। तो मैं R/3 को इस R1 R2 R3 की जगह पे पुट कर सकता हूँ, इसकी जगह पे पुट कर सकता हूँ। यानी नीचे क्या आ जाएगा, R/3 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 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम लेना होता हूँ। एलसीएम लेने में नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका R/3 आ जाएगा, जो कि सेम सेम होता है नंबर, तो वही एलसीएम आ जाता है, तो R/3 आ गया। अच्छा, ऊपर वाले नंबर प्लस हो जाते हैं एज इट इज, ठीक है। फिर 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। यानी कि 3 R/R आ गया आपका R डैश। R डैश जो आपने निकाला है आपका, R डैश जो निकाला आपने, वो आपका 3/R/3 आ गया। तो यहाँ से आप इस R को निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इस R को निकाल सकते हैं। तो देखो इस R को कैसे निकालेंगे, ये 3 लिखा है, 3 का मतलब 3/1 है, यानी कि 1 आपका यहाँ पे R से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इतना मैथ्स तो आता ही होगा, ठीक है। ये मैथ्स हमें क्या कहती है, ये मैथ्स हम जिसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/R डैश 1/R डैश जो होगा आपका, वो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/R डैश आपका आ जाएगा 9/R आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9/R आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 9/R आ गया। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे ये बोला गया कि R और R डैश का रेशियो निकालना है, R और R डैश का रेशियो निकालना है। तो चलो हम रेशियो निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं, अभी इसको इरेज कर देंगे। देखो, तो R/R डैश का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे कि जो R है आपका, R क्या है, R तो R है ऑलरेडी, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है ना जो था पहले से R। और R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/R डैश की वैल्यू अगर 9/R है, तो R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे R डैश की वैल्यू R/9 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। तो R/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी, R/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमें पता है इस R से R कैंसिल हो जाएगा, इस R से R कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर निकल गएगा हमारा, वो 9 आएगा। इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। सो 9 शुड बी इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। देखो, एक वायर था R, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो R1 R2 R3 की वैल्यू हमारी सेम रहेगी, क्योंकि वो बराबर है, ठीक है। तो R/3 पुट कर देंगे। अब क्योंकि जब नीचे सेम सेम आ जाता है तो वही हमारा एलसीएम में आता है R/3। ऊपर 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3/R/3 आ गया। इधर R डैश तो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ था, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। R की क्या वैल्यू, या फिर R डैश की निकाल सकते हैं। R डैश की वैल्यू मैंने क्या निकाली यहाँ पे, R/9, क्योंकि देखो ये 1/R डैश है, तो R डैश को क्या लिखेंगे, R/9 लिखेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे R/R डैश की वैल्यू हमने जो है निकाल ली सॉल्व करने के बाद, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है हमको, जो कि क्या बोला गया यहाँ पे कि वो 220 वोल्ट का है, ठीक है, और 11 वॉट जो भी है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स फिलामेंट व्हेन इट ग्लोज विद अ पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट। अच्छा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला गया, रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक पावर सप्लाई दे रखी है आपको, कितने वोल्ट की, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई दे रखी है। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, देखो पहले इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, वेट अ मिनट, ओके। तो देखो, पावर का फॉर्मूला होता है एक, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V²/R। क्या होता है, V²/R होता है, V²/R होता है। अब मैं कह सकता हूँ R मेरा क्या हो जाएगा, V²/P हो जाएगा, ठीक है। ये R उधर चला जाएगा, P इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मैं R = V²/P कह सकता हूँ। V कितना है, 220 वोल्ट है, यानी कि 220 का स्क्वायर, यानी कि 220 मल्टीप्लाई 220 लिख सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करना है किससे, R की वैल्यू से, सॉरी किससे डिवाइड करना है, P की वैल्यू से। P की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पे, 11 है, ठीक है, 11 है। तो 11 लिखेंगे। देखो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 2 ज़ा 22 होता है, यानी कि ये 20 पे कट गया, और 20 × 220 करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4400 ओम आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ क्या रहा है, हमें मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स, यानी कि सेम सेम बल्ब्स हैं, ठीक है। रेटिंग कितनी है, 4 वोल्ट की है, और पावर दे रखी 6 वोल्ट की, तो जो कि सेफली काम कर सकें, डिजायर्ड ब्राइटनेस जो हमें चाहिए उसके लिए, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं 240 वोल्ट की मेन सप्लाई से, तो करना क्या, बहुत सिंपल है। देखो 4 वोल्ट का एक बल्ब है, 4 वोल्ट का एक बल्ब है, ऐसे हमें कितने बल्ब चाहिए, यानी कि मल्टीप्लाई n, कितने बल्ब चाहिए जो कि हमें मेन सप्लाई बराबर करनी है। मेन सप्लाई कितनी दे रखी है हमको, 240 वोल्ट दे रखी है, 240 वोल्ट दे रखी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डिवाइड करना सबको आता होगा।
है ना। देखो डिवाइड कैसे करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमें पता है 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा 24 और 0 ज़ा 0 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाना चाहिए 60। मिनिमम नंबर ऑफ आइडेंटिकल बल्ब्स हमें चाहिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि एलिमेंट एम है जिसकी कि 25% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है थर्ड शेल के अंदर, ठीक है, इन एज इन द सेकंड शेल, ठीक है। देखो सेकंड शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पहले आप मुझे ये बताओ, ठीक है। सेकंड शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 8। कितने होते हैं 8। हमसे कह रहा है उसका 25% फील्ड हो रखा है थर्ड शेल के अंदर, तो 8 का 25% निकाल लो। 8 का 25% निकालोगे, 8 का 25% यानी कि 25/100 से मल्टीप्लाई करोगे, 25% निकालना है तो, है ना। इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, आपको 25 का टेबल आता होगा, ठीक है। तो ये देखो 25 1 से 25, 25 4 सा आपका कितना होता है 100 होता है। एक सेकेंड, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा, 4 2 सा 8 होता है। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो हमें पता है कि हमारे जो शेल्स होते हैं, शेल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में कितने कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 होते हैं। दूसरे में कितने आ गए 8 आ गए, है ना। और थर्ड में कितने आ गए, हमारे थर्ड शेल के अंदर हमारे कितने आ गए, 2 बचे हुए थे ना, तो 2 आ गए। यानी कि 2 8 और 2, 8 2 10, 10 2 12 होता है, ठीक है। 12 12 आती है, हमें पता चल जाना चाहिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हमारे यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए। अगर आपका एटॉमिक नंबर याद हो तो आप इजीली इसका आंसर मैग्नीशियम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया, फिर से बता देता हूँ। 25% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है हमारे थर्ड शेल के अंदर, ठीक है। तो मतलब जितने सेकंड शेल में है उसके कंपैरिजन में 25% जो है वो हमने फिल्ड कर रखे थर्ड शेल के अंदर। तो 25% निकाल दिया, 2 आया, थर्ड शेल के अंदर डाल दिया जो कि 2 था, ठीक है। 2 था तो 2 तो पहले के अंदर होते ही हैं, सेकंड में 8 होते हैं, तीसरे में 2 भरे सिर्फ हमने, तो 8 2 10 2 12 और आंसर हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। उसके अंदर होता क्या है कि आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पायरूवेट के अंदर और फर्दर कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस जो होते कहाँ पे ये बताना है आपको, ठीक है। तो ये पहला जो प्रोसेस हो रहा है जिसके अंदर आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरूवेट के अंदर, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। किसमें होता है साइटोप्लाज्म में। तो पहला ऑप्शन साइटोप्लाज्म होना चाहिए जो कि मुझे सिर्फ ऑप्शन नंबर डी के अंदर दिख रहा है, पहले पे साइटोप्लाज्म लिखा है, तो यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बात है कि जो ग्लूकोज से जो पायरूवेट में जो कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस का एक नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोलिसिस होता है। क्या होता है इस प्रोसेस का नाम, ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस इसका प्रोसेस का नाम होता है। आगे बात करते हैं फर्दर जो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर चेंज होता है, ठीक है। तो ये काम किसके अंदर होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है सेल्स के अंदर एनर्जी बनाने का काम करता है। आगे बात करते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड का मतलब क्या होता है कि जब किसी को खाना चाहिए और वो दूसरे पर निर्भर होकर लेता है, दूसरे से लेता है, ठीक है। ऐसा आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन करता है, इसका आंसर होना चाहिए कसकटा करता है, ठीक है। कसकटा के पास खुद का कुछ भी नहीं होता, क्लोरोफिल वगैरह नहीं है, तो दूसरे प्लांट से क्या करता है अपना खाना कंज्यूम करता है। अगला क्वेश्चन है जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे एक सेल डिवीजन के अंदर हाफ हो जाते हैं, जब सेल डिवीजन होता है और उसके अंदर क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है मियोसिस। क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस के केस में होता है ऐसा, मियोसिस प्रोसेस है, ठीक है। तो ये जो मियोसिस का प्रोसेस है ये सेल डिवीजन किसके अंदर देखने को मिलता है, क्या सिर्फ टेस्टिस के अंदर देखने को मिलता है, ओवरी के अंदर या ओवरी टेस्टिस दोनों के अंदर, या फिर हमारी बॉडी में जितने सेल है सबके अंदर। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत है। हमारी बॉडी में जितने सेल है सबके अंदर हमारे क्रोमोसोम हाफ हो जाए, ये क्या सेंस है, ये तो कोई सेंस नहीं है ना, तो वो तो गलत आंसर हो गया। अब देखो या तो टेस्टिस में या तो ओवरी में, तो बहुत सिंपल है, इसका आंसर ओवरी टेस्टिस दोनों होगा, ठीक है। तो दोनों के अंदर जो है सेल डिवीजन हमारा जो हाफ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते 11th क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। तो देखो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, ठीक है, उसके पास पहली स्टेटमेंट के लिए दे पोजेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, तो हाँ उसके पास खुद का स्टेमन भी होता है पिस्टल भी होता है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी क्वेश्चन है, दूसरा स्टेटमेंट है कि या तो स्टेमन होता है तो पिस्टल होता है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, दोनों ही होता है। थर्ड कह रहा है दे एग्जिबिट आइदर सेल्फ पोलिनेशन या क्रॉस पोलिनेशन, दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस जो कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस वो फॉलो कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स ऑन देयर ओन, ये गलत है, वो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 हो जाएगा। सो दिस शुड बी आर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिक्रेशन ऑफ लेस सलाइवा, अगर मुंह में हमारे अगर कम सलाइवा बनता है तो उससे किसके कन्वर्जन पे फर्क पड़ता है, इतना हमें पता होना चाहिए। हमारी बॉडी से जो सलाइवा जो निकल रहा है, सलाइवरी अम्ल जो सलाइवा निकाल रहा है, वो किसके कन्वर्जन के अंदर काम आता है, स्टार्च को माल्टोस के अंदर चेंज करता है, स्टार्च को माल्टोस में करता है।
माल्टोस क्या होती है, हमारी सिंपल शुगर्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्च को सिंपल शुगर यानी कि माल्टोस में चेंज करते हैं। तो ये प्रोसेस वो करता है। अगर क्या ना, अगर कम सलाइवा निकलेगा तो किस पे फर्क पड़ेगा, तो इसी प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा ना। और किस पे फर्क पड़ेगा, जब यही काम वो करता है तो इसी काम पे फर्क पड़ेगा। तो स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट करना, इस चीज़ पे फर्क पड़ेगा, और ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रिएक्शंस दे रखी है आपको। डाइल्यूट HCl एसिड है, ठीक है, उसको रेड कराते हैं NaOH के साथ। ठीक है, MgO है, उसको रेड कराते हैं HCl के साथ। CO2 है, उसको कराते हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, हर एक केस के अंदर बताना है आपको कि क्या बनता हो, दिखाई देगा। क्या सॉल्ट और वाटर बनेगा, कुछ न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस, या फिर एसिडिक सॉल्ट। तो देखो, एसिडिक सॉल्ट इसका सही आंसर नहीं है, हाइड्रोजन गैस भी इसका सही आंसर नहीं है, इसका न्यूट्रल सॉल्ट भी सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कब बनता है, जब आपका एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या बनता है, आपका सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे NaOH था, ठीक है, एसिड है यहाँ पे क्या आपका बेस और एसिड है, तो सब जल्दी जज कर पाएंगे, सॉल्ट और वाटर ही बनेगा आपका। और फर्दर अगर आपको और डिटेल चाहिए इसके ऊपर तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आगे बात करते हैं, 14th क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर हमें पता है पानी जो अलग अलग हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हमें मास रेशियो बताना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। या मास रेशियो पूछा गया, बहुत से बच्चे वॉल्यूम का रेशियो बताते हैं और आंसर गलत कर देते हैं। उन्हें पता है कि H2O होता है, तो वो सोचते हैं कि वाटर हमारा 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ये आंसर है, तो गलत हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे मास रेशियो पूछा गया है। तो मास का मतलब होता है आपको इससे मास के अकॉर्डिंग बताना है। तो मास हम लोगों को पता है क्या होता है, H2O, जहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन 2 है, यानी कि 1 × 2 कितना होता है, 2 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 होता है। तो मैं कह सकता हूँ 2 1 2 और 2 8 16 होता है। तो ये अपना डी ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर पीएच की रेंज कितनी होती है। तो पीएच की रेंज हमारी बॉडी में होती है, देखो ये तो एसिडिक है, हम लोग एसिडिक नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये भी गलत वैल्यू है, इसके सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 7.0 to 7.8 होती है, ये हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब हमारा स्टोमेटा खुलता बंद होता है तो वो किसके वजह से होता है। क्या CO2 के कंसंट्रेशन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत आंसर है। क्या ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की वजह से, ये भी गलत है। टेम्परेचर की वजह से, इसका सही आंसर हो जाएगा अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो होता क्या, गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर फिल हो जाता है तो ये खुल जाते हैं। जब वाटर फिल होता है इनके अंदर तो ये ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। ठीक है, और जब इनके अंदर से वाटर निकल जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर कितना पानी है वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि स्टोमेटा आपका खुलेगा और बंद होगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन कह रहे हैं, 4 आइडेंटिकल रजिस्टर लगे हैं 12 ओम के। तो उसके लिए फिगर देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ 4 रजिस्टर लगे हुए हैं 12 ओम के, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है 1 और 2 के बीच में। तो देखो 1 और 2 के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये रहा आपका A पॉइंट, वो सॉरी 1, और ये कनेक्ट हो रहा है आपका, ये रहा B पॉइंट तक। ठीक है, ये आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका बताना होगा, सिंपल है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बताना होता है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये जो 12 ओम है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो देखो ये जो 12 है, ये जो 12 और ये जो 12, ये तीनों किस में, सीरीज में कनेक्टेड है। ये तो सीरीज में है, सीरीज में जोड़ने पे कितना आएगा, 12 12 12 कितना होता है, 36 होता है। तो 36 आ गया। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया, अगर ये पूरा 36 आ गया तो फिर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये नोटिस करोगे कि अब ये पैरेलल के अंदर कनेक्टेड हो गए। ठीक है, तो 36 है और 12 आपका। तो अगर आप 1/36 प्लस 1/12 करते हैं पैरेलली निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप कैल्शियम लेना आता होगा। 36 और 12 कैल्शियम नीचे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 कैल्शियम आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 12 3 36, तो 3 आ जाएगा। 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 से 36 कितने पे कटेगा, 9 पे कटेगा। तो 9 इसका जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। सो 9 ओम शुड बी इट्स आंसर। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लो यहाँ पे, इसको फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो ये हमारा किस में रिलेटेड था, हमारा ये सीरीज़ में था सब कुछ, ये सब कुछ सीरीज़ में था। ठीक है, तो इन सीरीज़ वालों को क्या किया हमने, सीधा सीधा ऐड कर दिया। 12 12 12 कितना आ गया, 36 आ गया, सिंपल। अब जब हम इसको 36 बना दिया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हम इसको एक यहाँ पे कनेक्शन मान लें, जो कि अब यहाँ से पहले ही कनेक्टेड है। तो 12 और 36 का पैरेलल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, 1/R1 + 1/R2 होता है, फॉर्मूला पता होगा आपको। तो 1/36 प्लस 1/12 को जब आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका, 4/36 विच इज इक्वल टू 9। तो 9 ओम शुड बी इट्स राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ कह रहा है हमको PQRS की वैल्यू बतानी है जो कि इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दे। तो यहाँ पे P की कुछ वैल्यू होगी, Q की कुछ वैल्यू होगी, R की कुछ वैल्यू होगी, और S की कुछ वैल्यू होगी, जो कि इसको बैलेंस कर सकती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ध्यान दो यहाँ पे AL कितना है यहाँ पे,
यहाँ पे एल कितने हैं, 2 हैं, 2 एल है, यहाँ पे 1 एल है, तो पी की जगह मैं 2 डाल सकता हूँ, पी की जगह 2 डाल सकता हूँ। यानी जिन ऑप्शन के आगे 2 है वो पहला सही आंसर होना चाहिए। इसको काट दो, इसको काट दो, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब देखो H2O, H2O है, ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ कितने हैं, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हमें 2 दिख रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो 2 से क्या होगा, यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अगर यहाँ 4 हो गया तो यहाँ भी मुझे 4 करना पड़ेगा, पर क्योंकि मैं यहाँ पे 2 पुट किया तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 नहीं, मुझे ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 3 हो जानी चाहिए, क्यू की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए। यानी कि 2 3 2 3 तो अब तक मैच कर रहा है। फिर आती है आर की बारी, ठीक है, AL2 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ कितना था, यहाँ हमने 2 डाल दिया था, तो यहाँ पे अगर हम 1 डालेंगे तभी तो AL2 हमारा सेम रहेगा एज इट इज़, है ना, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 2 3 और 1 3 शुड बी इट्स करेक्ट आंसर, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक बाइसेक्शुअल फ्लावर का एक जो है सेलेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे, तो ये वाटरमेलन है, इसमें ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये हिबिस्कस देख लो, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, आपका क्या बच गया यहाँ पे, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड शुड बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, ये तो मतलब नॉलेज का क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप कर दोगे, ऐसे जिसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकलती है एक सेल के सरफेस पे फूड को इनटेक करने के लिए, तो ये किस पे देखने को मिलता है हमें, पैरामीशियम नहीं, लेशमैनिया नहीं, राइजोपस नहीं, उस पर तो स्पोर फॉर्मेशन होती है। सही आंसर इसका अमीबा होगा। अमीबा क्या करते हैं, अमीबा फल्स फीड की तरह काम करता है, खाने को क्या करने के लिए, इनटेक करने के लिए, है ना। तो क्या करता है, फिंगर एक्सटेंशन निकालता है अपने फूड को अपने अंदर इनटेक करने के लिए, तो इसका सही आंसर अमीबा हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमें नेचुरल इंडिकेटर का एक पेयर सेलेक्ट करना है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, तो लिटमस अपना नेचुरल होता है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज अपना कैसा होता है, वो सिंथेटिक होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड में टर्मरिक है, लिटमस है, टर्मरिक भी नेचुरल है, लिटमस भी नेचुरल है, तो ये आंसर हो जाएगा। थर्ड में मिथाइल ऑरेंज, ये नहीं हो सकता। इसमें मिथाइल ऑरेंज ये भी नहीं हो सकता, जिसमें मिथाइल ऑरेंज है वो तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आंसर इसका बी से ही हो जाएगा। नेचुरल इंडिकेटर होते हैं हमारे। क्वेश्चन कह रहा है केमिकल कंपाउंड बताओ जो कि ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है हमारा वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा इसको याद कर लो। 23rd क्वेश्चन कह रहा है अगर कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है अपना, CaCO3 होता है। ठीक है, तो अगर हम CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, इसको अगर हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने पे एक एक्स प्रोडक्ट बनेगा, और एक्स के साथ में CO2 निकलेगी। एक्स के साथ में क्या निकल रही है, CO2 निकल रही है। तो आपको वो ये बताना है ये एक्स है क्या। ठीक है, ये एक्स क्या है ये बताना है आपको। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो यहाँ क्या बनता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, छोटी सी नॉलेज पूछी गई है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम भी होता है एक। वो कॉमन नेम क्या होता है, वो क्विकलाइम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्विकलाइम हो जाएगा। यहाँ मतलब कॉमन नेम्स के बेसिस पे आपसे पूछा गया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आप इजीली कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर कर सकते हैं। 24th क्वेश्चन में कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ट्रू यानी कि सच है, किसके लिए, हाइड्रा के लिए, अमीबा के लिए और स्पाइरो वगैरह के लिए। देखो हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, स्पाइरो वगैरह हो गया, ये सभी कैसे हैं, क्या ये मल्टी सेलुलर है, इसको हटा दो, क्या यूनिसेलुलर है, हमें सबके लिए ट्रू बतानी है ना, तीनों के लिए ट्रू बतानी है। तो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ये भी गलत है, इसका सही आंसर है ये तीनों जो है रिप्रोड्यूस करते हैं कैसे, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, 25th क्वेश्चन अंदर कह रहा है इसमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स को लेके जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सिर्फ पेटल्स। पेटल्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, प्लांट्स की पंखुड़ियाँ होती हैं। ठीक है, ये पेटल्स होते हैं। तो पेटल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है और उसके अंदर से फ्रेगनेंस भी आती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो इसका सही आंसर पेटल्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इन वन शॉट को आप ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।